दोनों पति पत्नी उस पे एक बार फिर से जामुन के बीज बोते हैं। थोड़े ही समय में जामुन की फसल पक जाती है। डमडमपुर के जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौआ अपने खेत में जामुन उगाता था और उसे शहर में बेचा करता था। कालू और पीलू का एक छोटा बच्चा था। सुनो जी, सुना है शहर के जंगल में नौकरी करने से अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। मैं तुमसे कितनी बार कह रही हूँ कि चलो हम वहीं चलते हैं। यहाँ खेती करते हुए इतने दिन गुजर गए, लेकिन क्या मिला तुम्हें खेती करके? रहने के लिए पक्का मकान भी नहीं है। बारिश में कितनी मुश्किल होती है, और हमारे बेटे के लिए भी अच्छा रहेगा कि वो शहर में पढ़ाई करे। मेरी बात मानो, यहाँ खेती करके हम हमेशा गरीब ही रहेंगे, कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अरे ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं क्या अपनी ज़मीन जायदाद छोड़कर शहर में जाकर दूसरे के यहाँ नौकरी करूं? ये मुझसे नहीं होगा। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं आपके और अपने बच्चे के भले के लिए ही कह रही हूँ। पीलू शहर के जंगल जाने की जिद पकड़कर बैठ जाती है। देखो जी, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, ये गांव छोड़कर शहर चलो, वरना मैं अपने बेटे को लेकर मायके चली जाऊंगी और फिर यहाँ वापस नहीं आऊंगी। पीलू की जिद के आगे कालू को झुकना पड़ता है। अरे पीलू, तुम भी कितनी जिद्दी हो। चलो, मैं 2-4 दिन बाद तुम्हें कुछ बताता हूँ। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं। फिर कालू घर आकर पीलू से कहता है, पीलू मैंने सोच लिया है, चलो हम शहर ही चलते हैं, तुम ज़रूरत के सामान बांध लो। फिर कालू अपने पूरे परिवार के साथ शहर की ओर चला जाता है। कालू शहर आकर एक किराना दुकान में नौकरी करने लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर आकर पीलू और उसका बेटा बहुत खुश थे। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। गांव में कालू के जो जामुन के पौधे थे वे सब सूख गए थे। उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं था। इधर कालू शहर में किराना दुकान में काम कर रहा था। एक दिन उस किराना दुकान में बहुत जबरदस्त आग लग जाती है और कालू की जान जाते जाते बचती है। हे भगवान, अच्छा हुआ तुम्हारी जान बच गई। मेरी जिद के कारण तुम शहर आए और लगभग जल के मर ही गए थे। मैं तो बहुत डर गई हूँ। अब कालू नई नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। इस तरह से 3 महीने बीत जाते हैं। अब उनके पास किराया देने का भी पैसा नहीं बचता है। पीलू, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसे तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। मुझे माफ़ कर दो जी, मैं आपसे जिद करके आपको शहर लेके आई, आपको मुसीबत में डाली। हम अच्छी खासी खेती कर ही तो रहे थे। चलिए हम वापस गांव चलते हैं। इस तरह से कालू एक बार फिर से पीलू के साथ और अपने बेटे के साथ वापस गांव पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि उसका खेत सूख गया है। ये देखकर पीलू कालू से कहती है, चलिए मैं खेत की सफाई करती हूँ और फिर हम लोग मिलकर जामुन के पेड़ लगाएंगे। फिर पीलू पूरे खेत की अच्छे से सफाई कर देती है और दोनों पति पत्नी उस पे एक बार फिर से जामुन के बीज बोते हैं। थोड़े ही समय में जामुन की फसल पक जाती है और बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट जामुन उगाते हैं। उसी समय वहाँ से गांव का मुखिया जा रहा था। अरे वाह कालू, तुम्हारी तो इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। ये जामुन एक बार मुझे चखाओ तो सही। जामुन चखने के बाद मुखिया कहता है, अरे वाह कालू, ऐसे जामुन तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। चल इस बार मैं तेरे को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता हूँ। ये पूरी फसल तू मुझे बेच दे, मैं तुझे इसके 2 लाख रुपए दूंगा। ये सुनकर कालू बहुत खुश होता है। कालू कहता है, वाह मुखिया जी, अगर आप मेरी फसल की अच्छी कीमत देंगे तो मैं हमेशा आपको ही बेचा करूंगा। इस तरह से कालू हर बार जामुन की फसल उगाता और मुखिया को अच्छे दामों में बेच देता। मुखिया और कालू की अच्छी बनने लगी। इस तरह से कालू को अब मुनाफा होने लगा। अब कालू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। सोनपुर गांव के मुखिया कड़क सेठ अपने बेटे कालू से बहुत परेशान रहा करते थे।
कालू कौआ अपने पिता के किसी भी काम में सहयोग नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और खाली समय पर सिर्फ सोता था। गांव का मुखिया होने के कारण कड़क सेठ को हमेशा यही परेशानी रहती थी कि किसी दिन गांव पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उनका बेटा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक दिन कड़क सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौए को डांटते हुए कहते हैं, कालू तू कब तक इसी तरह आवारागर्दी करता रहेगा? तेरे उम्र के कौए दूसरे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं या फिर वो लड़के अपने पिताजी के साथ गांव की पंचायत पर बैठते हैं। मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन तू मेरी कोई बात नहीं मानता है। तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैंने फैसला किया है कि तू गांव में तभी आएगा जब तू कोई काम करेगा। कड़क की पत्नी कहती है, अरे जी ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्चे पर? ये आखिर जाएगा कहाँ? तभी कालू कहता है, अरे मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी बबलू के घर जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए। उसके पिताजी फिर गुस्सा करते हैं, तो किसी के घर नहीं जाएगा। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तू कल सुबह काम की तलाश में जाएगा और तभी लौटेगा जब तेरे पास कोई काम होगा। कालू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और काम की तलाश में लगा दिया। वैसे तो कालू का मन काम की तलाश में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जंगल के कोने में पहुंचा। कालू उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा और देखा कि वहाँ पर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक नाग निकला। कालू ने देखा कि वो नाग उन साधु बाबा को डसने वाला ही है। कालू ने फुर्ती दिखाकर उस सांप को पकड़ा और दूसरी तरफ फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। साधु बाबा ने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। साधु की कुटिया में जाकर कालू उनसे कहता है, वाह साधु बाबा जी, ये बांस की कुटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद से बनाई है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इस कुटिया को मैंने तैयार किया है। ये सुनकर कालू कहता है, साधु बाबा जी क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। फिर कालू साधु बाबा के पास रहने लगा और उनकी अच्छे से सेवा करने लगा। कालू साधु बाबा के पास रहकर बांस से घर बनाना सीख गया। फिर एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा और तुम्हारा भी अपने गांव वापस जाने का समय आ गया है। कालू कहता है, लेकिन साधु बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया कालू, बांस के घर बनाने का। ये भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाओ और वहाँ पर बांस के घर बनाने शुरू कर दो। यही काम तुम शुरू कर दो, एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगाकर वो बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। उसे बांस का घर बनाता देख उसके पिता नाराज हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये बांस का घर बनाना सीख कर आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ पर ये बांस के घर कितने मजबूत और सुंदर दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये घर किस काम के हैं? इस घर में कौन रहना चाहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद हैं। कालू बहुत मेहनत करके पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना देता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। इस बार बारिश बहुत जोरों की हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से गांव की नदी में तूफान आ गया और गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव के पक्षी बहुत घबरा गए, उनके घरों में पानी भर गया था। वे इधर उधर शरण के लिए भाग रहे थे। तभी उन्हें बांस के घर दिखाई दिए। ये बांस के घर काफी ऊंचे बने थे और इसके छत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरा गांव कालू के बांस के घरों में शरण लेता है। कालू का पिता कड़क और उसकी माँ वे भी बांस के घर में रहने लगते हैं। कालू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे साधु बाबा ने कहा था
कि एक दिन ये बांस के घर हमारे बहुत काम आएंगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है, लेकिन ये बांस के घर नहीं डूबे। इस वजह से पूरे गांव के लोग अभी सुरक्षित हैं। हाँ कालू बेटा, तुमने जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कालू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी गांव से उतर गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा गांव कालू की बहुत तारीफ करने लगा। वो अपने गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करने लगा। उसके पिताजी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे।